हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्जाम दर्पण। जितने भी बच्चे क्लास 10th में हैं और 17 फरवरी को उनका मैथ का पेपर है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैं आपको मैथ का वायरल पेपर कराने वाला हूँ और ये वायरल पेपर आपके एग्जाम में 100% आने वाला है। 100% आपके एग्जाम में आने वाला है। तो क्या है कोड, एक बार देख लो। कोड है 2822। सीरीज है, देख लो। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, यहाँ आपका जो भी रोल नंबर होगा, यहाँ आपको अपना रोल नंबर लिख लेना है। रोल नंबर लिखने के बाद नोट सबसे ज्यादा जरूरी है पढ़ना। नोट देखो क्या है। प्लीज चेक दैट दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन 27 प्रिंटेड पेज, कि इसमें 27 पेज होने ही चाहिए। ठीक है, एक बार इसे चेक कर लेना है। इसके बाद है क्वेश्चन पेपर कोड गिवन ऑन द राइट हैंड साइड। क्वेश्चन पेपर कोड राइट हैंड साइड में दिया होगा। ऑफ द क्वेश्चन पेपर शुड बी रिटेन ऑन द टाइटल पेज ऑफ आंसर बुक बाय द कैंडिडेट। जो भी आपको आंसर शीट मिलेगा उसके राइट हैंड में आपको ये जो कोड दिया है उसे आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद थर्ड क्या है, प्लीज चेक दैट दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन 38 क्वेश्चन। एक बार ये चेक कर लेना है कि जो आपको क्वेश्चन पेपर मिला है उसमें 38 क्वेश्चन है या नहीं है। नेक्स्ट आपको क्या चेक करना है, प्लीज राइट डाउन द सीरियल नंबर। आपको सीरियल नंबर लिखना पड़ेगा। ठीक है, जो ये सीरियल नंबर दिया है ना, वो ये सीरियल नंबर आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, ऑफ द क्वेश्चन इन द आंसर बुक। आंसर बुक में ये कोड आपको लिखना पड़ेगा। एट द गिवन प्लेस बिफोर अटेम्प्ट इट। क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करने से पहले ये आपको लिखना पड़ेगा। इसके बाद क्या बोला है, एक बार देखो। 15 मिनट हैज बीन अलॉटेड टू रीड दिस क्वेश्चन पेपर, कि इस क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए आपको 15 मिनट मिलेंगे। द क्वेश्चन पेपर विल डिस्ट्रीब्यूटेड एट 10:15 AM, मतलब 10:15 पे आपको ये क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा और 10:15 से लेकर 10:30 तक आपको टाइम मिलेगा ये क्वेश्चन पेपर रीड करने का। इस बीच आपको कोई भी चीज इसके ऊपर लिखनी नहीं है, मतलब क्वेश्चन लिखना स्टार्ट नहीं करना है आंसर बुक में इस टाइम। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये पेपर है मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का 2026 के लिए। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, 80 मार्क्स हैं और मैं आपको 80 के 80 पूरे कराऊंगा। टाइम आपको 3 आवर्स का मिलने वाला है। टाइम आपको 3 आवर्स का मिलेगा। ठीक है, इन सेक्शन डी क्वेश्चन नंबर 32 टू 35 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होने वाले हैं और हर एक क्वेश्चन क्या होगा, 5 मार्क्स का। सेक्शन डी में क्वेश्चन नंबर 32 से स्टार्ट होगा और क्वेश्चन नंबर 35 तक होगा। हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए होगा। सेक्शन ई देखो, सेक्शन ई क्या बोला है। सेक्शन ई क्वेश्चन नंबर 36 से स्टार्ट होगा और 38 तक होगा। आर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, इसमें क्या होंगे सेक्शन ई में, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं कैरिंग 4 मार्क्स। हर एक क्वेश्चन कितने के लिए होगा, 4 मार्क्स के लिए। इंटरनल चॉइस इज प्रोवाइडेड इन 2 मार्क्स, इसमें इंटरनल चॉइस भी मिलेगा जो कि 2 मार्क्स के लिए होगा। क्वेश्चन इन केस स्टडी, हर एक केस स्टडी क्वेश्चन के लिए। पॉइंट नंबर 8, देयर इज नो ओवरऑल चॉइस। पूरे सारे क्वेश्चन में आपको चॉइस नहीं मिलेगी कि सारे क्वेश्चन 38 है, 38 में चॉइस मिल गया, नहीं। हाउएवर एन इंटरनल चॉइस हैज बीन प्रोवाइडेड इन 2 क्वेश्चंस इन सेक्शन बी। सेक्शन बी में सिर्फ 2 क्वेश्चन इस चॉइस के लिए मिलेंगे आपको। ऐसे ही 2 क्वेश्चन इन सेक्शन सी। सेक्शन सी में भी सिर्फ 2 क्वेश्चन इस चॉइस के मिलेंगे। 2 क्वेश्चन इन सेक्शन डी। सेक्शन डी में भी सिर्फ 2 ही क्वेश्चन मिलेंगे चॉइस के लिए एंड 3 क्वेश्चन इन सेक्शन ई, और सेक्शन ई में 3 क्वेश्चन मिलेंगे आपके चॉइस के लिए। पॉइंट नंबर 9 क्या है, ड्रॉ नीट डायग्राम व्हेनेवर रिक्वायर्ड। अगर आपको जरूरत होती है डायग्राम की तो उसको नीट एंड क्लीन बनाओ। टेक पाई 22/7 wherever required if not started। ठीक है, अगर आपको पाई
की वैल्यू की जरूरत पड़ती है तो आप क्या रखो 22/7 रख लो, ठीक है। यूज ऑफ कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड, कैलकुलेटर का इस्तेमाल बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। और अब यहां से शुरू होता है अपना सेक्शन ए। सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। अल्फा और बीटा जीरोज है पॉलिनोमियल के। पॉलिनोमियल क्या है, 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस k सच दैट अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -2/3, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k, तब k की वैल्यू बताना है क्या होगा। देखो बेटा इसे कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो हम इसे कंपेयर कर लेंगे किसे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से, ठीक है। तो मुझे क्या मिल गया, a की वैल्यू मिल गई, a की वैल्यू हो गई 3, ऐसे ही b की वैल्यू मिल जाएगी मुझे 6 और c की वैल्यू मिल गई मुझे k, इतना हो गया। इसके बाद क्या करना है, आपको पता होगा सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है -b/a, है ना, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है c/a। यहाँ वैल्यू पुट कर लेता हूं मैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी है, माइनस बी की वैल्यू 6 है, यहाँ मैं रख दूंगा 6 अपॉन में ए की वैल्यू 3 है, मैं 3 रख दूंगा, और यहाँ 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये डिवाइड हो जा रहा है। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू वैल्यू कितनी मिल गई मुझे, -2। ऐसे ही अल्फा इंटू बीटा की अगर वैल्यू फाइंड करता हूं मैं, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी की वैल्यू कितनी है, के रख दो, ए की वैल्यू कितनी है 3 है, ये हो गया 3। तो ये वैल्यू मिल गई मुझे अल्फा इंटू बीटा की, और ऐसे ही मुझे मिल गई अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मिल गई। आगे क्या करना है एक बार जरा देखो। तो बच्चों मैंने एक दूसरा पेज ले लिया है, क्या दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -2/3। इसको एज इट इज मैं यहाँ लिख लेता हूँ, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -2/3। अल्फा और बीटा की वैल्यू तो मैंने फाइंड कर ली है, कितना है -2 है, तो यहाँ मैं लिखूंगा -2, प्लस का साइन है प्लस एज इट इज, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आई है k/3 इज इक्वल टू क्या है -2/3, एज इट इज रहने दूंगा, अपॉन में 1 लिखूंगा मैं, और क्रॉस मल्टीप्लाई वाले मेथड से मैं एलसीएम ले लूंगा दोनों का। तो 3 में 2 का मल्टीप्लाई होगा -6, प्लस का साइन है प्लस, 1 का k में होगा k आ गया, और 3 का 1 में होगा तो ये हो गया 3 इज इक्वल टू -2/3। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, जो बचेगा इसे मैं यहाँ लिख लेता हूँ, -6 प्लस k इज इक्वल टू -2। माइनस का 6 जब दूसरी साइड ट्रांसफर करूंगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो बच गया अपना k -2 प्लस 6 इज इक्वल, यहाँ लिखूंगा मैं, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस होता है, तो 6 में से 2 गया 4 बचेगा। साइन किसका यूज होगा, जो नंबर बड़ा होगा, और बड़ा क्या है 6 है, तो ये अपना हो गया आंसर। ये ऑप्शन कौन सा है, देखो ऑप्शन नंबर डी। ऐसे हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। अगर इतना आपने कर लिया तो आपके 1 मार्क्स क्या हो गए, कंफर्म, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, इफ x इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू 2 is a solution of a linear pair of equation 2x minus 3y plus a is equal to 0 and 2x plus 3y minus b is equal to 0, देन a और b की वैल्यू क्या होगी, इनमें से ऑप्शन क्या होगा। कैसे करेंगे, देखो फर्स्ट इक्वेशन है, यहाँ मैं x की वैल्यू पुट करता हूँ फर्स्ट वाली इक्वेशन में, 2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू कितनी है 1 है, 1 रख लेता हूँ, -3 है 3 मल्टीप्लाई y की वैल्यू कितनी है 2 रख लिया, प्लस a को a लिखा इज इक्वल टू 0। सॉल्व करूंगा, 2 1 जा 2 माइनस 3 2 जा 6 प्लस a इज इक्वल टू 0। सॉल्व करूंगा इसे, ये हो गया -4 प्लस a इज इक्वल टू 0,
माइनस का 4 है, ट्रांसफर करूंगा प्लस का हो जाएगा, तो a की वैल्यू आ गई 4। ऐसे ही मैं b की वैल्यू फाइंड कर लूंगा। ये जो इक्वेशन दिख रही है इसमें मैं वैल्यू पुट करता हूँ, ठीक है, b के लिए। तो 2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू 1 है, प्लस को प्लस लिखा, 3 मल्टीप्लाई y की वैल्यू 2 है, 2 लिखा, माइनस b इज इक्वल टू 0, 2 1 जा 2 प्लस 3 2 जा 6 माइनस b है एज इट इज लिखा इज इक्वल टू 0। दोनों को ऐड करूंगा, 8 माइनस b इज इक्वल टू 0। b की वैल्यू फाइंड करना है, b को ट्रांसफर कर लेता हूँ, 8 इज इक्वल टू b, b की भी वैल्यू आ गई। अब इन दोनों में से कौन सा रिलेशन दिख रहा है? a देखो, अगर a में मैं 2 का मल्टीप्लाई करूं तो ये b के इक्वल हो जाएगा। मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा, अगर a में 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये b के इक्वल हो जा रहा है ना, तो ऑप्शन नंबर बी अपना हो जाएगा करेक्ट। इतना आपने कर लिया तो यहाँ आपके एक नंबर क्या हो जाते हैं, पक्के। ऐसे ही करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है, द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट P, कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -4,5 एंड Q 4,6 लाइन ऑन, कौन सी लाइन पे होगा ये पता करना है। P का कोऑर्डिनेट दिया है और Q का कोऑर्डिनेट दिया है और क्या बोला है, मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट के लिए फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 अपॉन में 2, ये होता है x के लिए, और y के लिए क्या होता है, y1 प्लस y2 अपॉन में 2, ये हो गया अपना x1 y1, x2 y2, वैल्यू पुट करता हूं मैं, x1 की वैल्यू कितनी है, -4 रख दिया, प्लस x2 की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 रख दिया, अपॉन में 2, -4 प्लस का 4 क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 0 है ना, 0। और ऐसे ही y के लिए मैं सॉल्व करता हूं तो y1 कितना है 5 प्लस y2 कितना है 6 अपॉन में 2, इसे सॉल्व करूंगा तो y की वैल्यू हो गई 11 अपॉन 2। यहाँ हमें कंक्लूजन मिलता है कि x की वैल्यू क्या है 0 और y की वैल्यू क्या है ये 11 अपॉन 2। इसका मतलब क्या है कि x कोऑर्डिनेट क्या है 0 है, मतलब मिड पॉइंट जो है, मिड पॉइंट वो कहाँ लाई करता है, मिड पॉइंट लाई ऑन y एक्सिस, x की वैल्यू 0 है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ऐसे ही करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इफ थीटा इज एन अक्यूट एंगल, थीटा एक क्या है, अक्यूट एंगल है, एंड 7 प्लस 4 साइन थीटा इज इक्वल टू 9, देन द वैल्यू ऑफ थीटा, तब थीटा की वैल्यू क्या होगी। कैसे करेंगे देखो, यहां से मैं क्या करता हूं, 7 को दूसरी साइड में ट्रांसफर कर देता हूं, तो ये हो गया 4 साइन थीटा इज इक्वल टू 9 माइनस 7, 4 साइन थीटा, 9 में से 7 गया 2 आया, मल्टीप्लाई क्या ट्रांसफर करूंगा दूसरी साइड, डिवाइड का हो जाएगा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 2 अपॉन 4, डिवाइड हो रहा है 1 जा 2 जा, यहां लिखता हूं मैं, क्या आया, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। यहाँ बच्चे मुझे एक चीज बताना, आपने पढ़ा होगा, ये हो गया साइन थीटा, क्या ये किसी की वैल्यू होती है, क्या ये किसी की वैल्यू होती है, तो यस, ये किसकी वैल्यू होती है, साइन 30 डिग्री की, साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो साइन इस 1/2 को मैं साइन 30 लिख सकता हूँ, तो ये साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा और थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया 30 डिग्री। देखो ये अक्यूट भी आया, अक्यूट बोला था अक्यूट है, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो गए। यहाँ भी आपके 1 मार्क्स पक्के, एक एक नंबर अपने पक्के करते हुए चलना है, एक एक नंबर। क्वेश्चन नंबर 5, द वैल्यू ऑफ टेन स्क्वायर थीटा माइनस, ब्रैकेट में लिखा है 1 अपॉन कॉस थीटा मल्टीप्लाई सेक थीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी। देखो एक बार, 10 स्क्वायर थीटा माइनस, ब्रैकेट में लिखा है 1 अपॉन कॉस थीटा। अब बताओ मुझे, क्या आपने ये पढ़ा है 1 कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है सेक थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है सेक थीटा, तो 1 अपॉन कॉस की जगह पे मैं सेक लिख सकता हूँ, तो ये हो गया सेक थीटा
मल्टीप्लाई में सेक है तो सेक थीटा, मल्टीप्लाई करूंगा दोनों का तो ये हो गया टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। ये तो एक आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी क्या थी उसको ध्यान रखना आप, आइडेंटिटी थी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और ये उल्टा लिखा हुआ है, सेक पहले आ रहा है और 10 बाद में तो वैल्यू 1 होती है, यहाँ 10 पहले आ गया तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी -1। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है देखो, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इफ HCF 98 और 28 का कितना है m है एंड LCM 98 और 28 का कितना है n है, देन द वैल्यू ऑफ n-7 m क्या होगा? तो इसकी वैल्यू क्या होगी? मैं एक रफ पेज यूज करता हूं, तो सबसे पहले तो मैं 98 का और 28 के HCF फाइंड कर लूंगा। तो यहां मैं कर लेता हूं 98 के सारे फैक्टर्स निकाल लेता हूं फटाफट। 2 से करूंगा, 2 4 जा 8, 1 बचा, 2 9 जा 18, फिर 2 से नहीं जा रहा, 7 से करो, 7 7 जा 49, फिर 7 1 जा 7। तो 98 के जो फैक्टर आए हैं वो है 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। ऐसे ही मैं फैक्टर निकाल लूंगा 28 के, यहाँ लिख लेता हूँ 28 के फैक्टर। 2 से हो रहा है, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, यहाँ देखो 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14, वापस से 2 1 जा 2। ये हो गए 28 के फैक्टर। क्या है? 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 2। HCF निकालना है, HCF का मतलब क्या होता है? कॉमन, और दोनों में कॉमन क्या है? 2 कॉमन है, 2 लिख लो, और क्या है? 7 कॉमन है, 7 लिख लो, मल्टीप्लाई करूंगा ये हो गया 14। HCF मेरा हो गया 14। ऐसे ही LCM फाइंड करता हूं मैं। LCM के लिए क्या होगा? 2 टाइम 7 आया है तो मुझे 2 टाइम 7 लिखना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, यहाँ नीचे देखो 2 टाइम 2 आया है तो 2 टाइम ही लिखना पड़ेगा, और सबका मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे LCM फाइंड हो जाएगा। 7 7 जा 49, 2 2 जा 4, LCM इसका मल्टीप्लाई कर लूंगा, ये हो गया कितना कितना हो जाएगा? ये 4 में मल्टीप्लाई करूंगा 9 का, 4 9 जा 36, कैरी हो गया, 4 4 जा 16 और ये करूंगा 196, LCM हो गया। तो LCM पता लग गया, HCF पूछ रहा है। अब पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू क्या बताओ। n क्या है अपना? n है LCM, m क्या है? HCF। मैं लिख लेता हूं, ये अपनी वैल्यू क्या है? m की वैल्यू है, ये m है, और ये क्या है अपना? n है। तो वैल्यू फाइंड करनी है n-7 m की। n की वैल्यू रख लेता हूँ 196 -7 मल्टीप्लाई m की वैल्यू, m मतलब HCF 14, 196, 7 में 14 का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ गया 98, और जब 196 से 98 माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा? वापस से 98। ये अपना हो जाएगा फाइनल आंसर। ऑप्शन कौन सा है एक बार देखते हैं, 98 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट, और यहाँ भी अपने एक नंबर होते हैं पक्के। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? द टेंजेंट्स drawn at extremities of the diameter of a circle are always क्या होते हैं? तो कह रहा है कि एक सर्कल हो गया और ये डायामीटर है, डायामीटर के एंड पे ऐसे मैंने टेंजेंट बना दिए। एक्सट्रीमाइटीज का मतलब है डायमीटर के एंड पे। अगर मैंने दो टेंजेंट बना दिए तो ये दोनों टेंजेंट एक दूसरे के क्या हैं? पैरेलल है। क्या है? पैरेलल हो जाएगा, पैरेलल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? इन ट्रायंगल ABC एंड DEF एंगल B इज इक्वल टू एंगल E एंड एंगल F इज इक्वल टू एंगल C एंड AB इज इक्वल टू 3DE, देन द ट्रायंगल्स आर। तो ट्रायंगल क्या होंगे? पहले तो यहाँ ट्रायंगल बना लेता हूं मैं।
एक ट्रायंगल हो गया ए बी सी बोला है, तो ये हो गया ए बी सी। दूसरा ट्रायंगल क्या बोला है? दूसरा ट्रायंगल बोला है डी ई एफ, यहां लिख लिया डी ई एफ। अब क्या बोल रहा है? एंगल बी एंगल ई के इक्वल है, यहां लिख लेता हूं एंगल बी एंगल ई के इक्वल है। ये हो गया एंगल बी इक्वल टू एंगल ई। ओके, फिर बोल रहा है एंगल एफ इज इक्वल टू एंगल सी। एंगल एफ जो है एंगल सी के बराबर है, एंगल सी एंगल एफ के बराबर है। ठीक है, आगे बोल रहा है कि ए बी इज इक्वल टू 3AD। अब यहाँ देखो ये दोनों के दोनों क्या है? एंगल है, तो इससे कंक्लूजन क्या निकलता है कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ के, बट ये क्या है? कॉन्ग्रुएंट नहीं है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ये ट्रायंगल क्या है? सिमिलर है बट कॉन्ग्रुएंट नहीं है। कौन सा है? सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट। आया समझ में? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऐसे ही करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? इफ -1 पावर n प्लस -1 पावर 8 इज इक्वल टू 0, देन n की वैल्यू क्या है? मैं एक फ्रेश पेज लेता हूं जिससे आपको आसानी से समझा पाऊं। ठीक है, देखो सबसे पहले तो लिया है -1, क्वेश्चन लिख लेता हूं मैं। -1 पावर n है, -1 पावर n प्लस -1 पावर 8 इज इक्वल टू 0, n की वैल्यू बतानी है। मैंने लिखा -1 के पावर n है, प्लस अगर -1 के पावर 8 है, अगर इसकी सॉल्व करूं मैं तो -1 मल्टीप्लाई -1 कितनी 8 टाइम होगा, और लास्ट में मुझे आंसर क्या मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ 1 मिलेगा, है ना, और इज इक्वल टू 0। -1 को एज इट इज लिखा, और ये जो प्लस का 1 था दूसरी साइड ट्रांसफर करूंगा तो ये हो जाएगा माइनस का 1। अब n की पावर में ऐसा क्या रखूं ताकि मुझे आंसर क्या मिले? माइनस का 1 लिखे। तो अगर मैं -1 के पावर 1 रखूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? -1 मिलेगा। ऐसे ही 1 रख सकता हूं मैं, 3 रख सकता हूं मैं, 5 रख सकता हूं, 7 रखूंगा। मतलब मैं क्या रखूंगा? सिर्फ और सिर्फ ऑड नंबर रखूंगा, क्योंकि मुझे माइनस का साइन चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑड इंटीजर। ऑड इंटीजर कौन सा है? एनी ऑड नंबर, बिल्कुल कोई भी ऑड नंबर में रख सकता हूं, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। ऐसे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है एक बार देखो। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है देखो। क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है टू पॉलिनोमियल्स आर शोन इन द ग्राफ। दो पॉलिनोमियल्स दिखाए गए हैं, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट जीरो, दोनों के अलग अलग जीरोज है, बोथ ऑफ द पॉलिनोमियल इज। तो इसके जीरोज क्या होंगे? दोनों पॉलिनोमियल है। अब ये देखो, यहाँ एक इंटरसेक्शन हुआ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यहाँ क्या हुआ? दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मतलब टोटल जीरोज कितने हो गए इसके? 2 हो गए। एक्स पे जितनी बार कट करता है वही जीरोज होते हैं, तो 2 बार कट किया तो 2 क्या हो गए? जीरोज हो गए। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आया। ऐसे ही करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। नंबर 11 क्या है? इफ द सम ऑफ फर्स्ट m टर्म, पहले m टर्म का सम कितना है? ऑफ एन एपी, एक एपी है जिसके पहले फर्स्ट m टर्म का सम आता है 2m स्क्वायर प्लस 3m, देन इट्स सेकेंड टर्म इज, तब इसका सेकेंड टर्म क्या होगा? तो क्या बोला है कि एस एम इज इक्वल टू दिया हुआ है 2m स्क्वायर प्लस 3m। तो मैं सम निकाल लेता हूँ फर्स्ट टर्म का, S1 हो जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई 1 रखूंगा, तो फर्स्ट टर्म का सम पता कर रहा हूँ, प्लस 3 मल्टीप्लाई में 1 हो गया, तो S1 हो गया 2, और 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस 3 बन जाए 3। पूरा सॉल्व करूंगा तो S1 हो गया 2 प्लस 3, और इसे मैं बोल सकता हूँ कि S1 सम कितना हो गया? पहले का 5, मतलब फर्स्ट टर्म हो गया। ठीक है, ऐसे ही मैं सेकंड निकाल लेता हूँ, S2 सम ऑफ सेकंड टर्म तक, तो ये हो गया 2 मल्टीप्लाई m की वैल्यू 2 है, तो 2 का स्क्वायर होगा प्लस 3, m की वैल्यू 2 है,
तो सम ऑफ टू टर्म हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 प्लस 3 2 जा 6 S2 हो गया 4 2 जा 8 प्लस 6 और ये कितना हो गया S2 इज इक्वल टू 14। इतना तो हो गया, ठीक है। अब सेकंड टर्म निकालना है तो सेकंड टर्म के लिए आपको एक चीज याद रखनी है कि सेकंड टर्म के लिए डायरेक्टली फॉर्मूला होता है सेकंड टर्म इज इक्वल टू S2 माइनस S1, ये फॉर्मूला होता है। इसमें वैल्यू पुट करूंगा तो सेकंड टर्म निकल जाएगा S2 कितना है सम ऑफ सेकंड टर्म का 14 माइनस 5 कितना आ जाएगा, ये माइनस करूंगा मैं तो 9 आ जाएगा, मतलब सेकंड टर्म अपना क्या है 9। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट इसका। ऐसे ही करते हैं हम नंबर 12। नंबर 12 देखो क्या है एक बार। नंबर 12 में बोल रहा है मोड एंड मीन ऑफ द डेटा आर 15x एंड 18x रिस्पेक्टिवली। मतलब मोड कितना दिया हुआ है, मोड कितना है 15x, मीन कितना है 18x, मीन कितना है 18x। जो पहले लिखा होता है वही पहले वाले की वैल्यू होती है जब रिस्पेक्टिवली लिखा हो। तो पहले मोड लिखा है और यहाँ पहले 15 लिखा है तो मोड हो गया 15, बाद में मीन हो गया 18। पूछ क्या रहा है देन द मीडियन ऑफ द डेटा, मीडियन क्या होगा, पूछ रहा है मीडियन क्या होगा, मीडियन क्या होगा। तो यहाँ भी आपको एक फॉर्मूला लर्न रखना पड़ेगा। आपको क्या होता है मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। यहाँ भी आपको ये फॉर्मूला बिल्कुल लर्न होना चाहिए। इसमें मैं वैल्यू पुट करता हूँ, मोड कितना है 15x, यहाँ लिख लिया मैंने 15x इज इक्वल टू 3 मीडियन दिया हुआ है नहीं, तो ऐसे ही रख देता हूँ 3 मीडियन 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई मीन कितना है 18x। सॉल्व कर लेता हूँ इसको, 15x इज इक्वल टू 3 मीडियन, या ऐसे ही रख दूंगा मीडियन, मल्टीप्लाई करूंगा 2 18 जा 36x। अब ये 36 माइनस का है दूसरी साइड लेके आऊंगा प्लस का हो जाएगा, ये हो गया 15x प्लस 36x इज इक्वल टू 3 मीडियन। ओके, दोनों को ऐड कर लूंगा तो बताओ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 51x इज इक्वल टू 3 मीडियन। यहाँ एक लाइन कर लेता हूँ, 3 मीडियन मल्टीप्लाई में ट्रांसफर करूंगा डिवाइड में, तो ये हो गया 51x अपॉन में 3 इज इक्वल टू मीडियन। इसको डिवाइड करूंगा 3 1 जा 3 3 17 जा, क्या वैल्यू आ गई 17x। मीडियन कितना आ गया 17x आ गया। कौन सा हो जाएगा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी अपना हो जाएगा करेक्ट आंसर। ओके, ऐसे ही करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या है 13। A card is selected at random from a deck of 52 playing cards। कि ताश के पत्ते हैं, मतलब वो 50 कार्ड है अपने पास, वो ताश के पत्ते होते हैं कार्ड, ठीक है 52 कार्ड्स हैं अपने पास। द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट बीइंग रेड फेस कार्ड, तो रेड फेस कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, रेड फेस कार्ड, तो रेड फेस कार्ड होते कितने हैं, तो 6 होते हैं। रेड फेस कार्ड होते कितने हैं 6 होते हैं। अब प्रोबेबिलिटी पूछा है तो यहाँ लिखूंगा मैं टोटल कितने हो गए 52। रेड वाले की पूछ रहा है तो रेड वाला यहाँ लिख लो, दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं, 2 3 जा, इसको करूंगा 2 से 2 2 जा और ये 2 6 जा, आंसर कितना हो गया 3/26। कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी हो गया करेक्ट। ऐसे ही करेंगे हम नंबर 14। नंबर 14 देखो क्या है, नंबर 14 देखो क्या है, which of the following is a rational number between √3 and √5। √3 और √5 के बीच
कौन सा रैशनल नंबर इनमें से आता है। तो पहले तो ये देखो √3 की वैल्यू क्या होती है, ये याद रखना पड़ेगा आपको, 1.732, ये याद रखना पड़ेगा, बिना याद किए तो नहीं हो पाएगा ये। ऐसे ही √5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 2.236, और इन दोनों के बीच में कौन सा नंबर है, 1.7, देखो ये हो जाएगा, है ना, ये तो बड़ा ही हो गया, ऐसे नहीं लेंगे, ये 1.4 लगभग लगभग इससे छोटा हो रहा है, इसे तो ऐसे नहीं काउंट करूंगा मैं। और पाई, पाई क्या है, पाई तो नहीं, नंबर पूछ रहा है तो पाई तो ऐसे ही नहीं हो पाएगा, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही करते हैं हम अब क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, इफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल हैज एन एरिया, एरिया दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है, ठीक है, एरिया दिया हुआ है 40 पाई स्क्वायर यूनिट एंड द सेंट्रल एंगल ऑफ 72, एंगल, एंगल का मतलब थीटा दिया हुआ है, द रेडियस ऑफ अ सर्कल, तो उस सर्कल का रेडियस कितना होगा। तो ये एरिया रिलेटेड टू सर्कल चैप्टर का है, और आपको एरिया का फॉर्मूला याद होगा, क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। एरिया दिया हुआ है, एरिया लिख लेता हूँ, 40 पाई दिया हुआ है, इज इक्वल टू एंगल कितना है 72, 360 एज इट इज, पाई नहीं पता है, पाई की वैल्यू यहाँ पर रखना भी मत, क्यों, क्योंकि पाई से पाई ये क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, तो पाई की वैल्यू रखने की जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है। अब देखो ये भी डिवाइड हो रहा है, 9 8 जा 72, 9 4 जा 40 हो गया, 8 1 जा 8, 5 जा ये भी हो गया, बचा क्या, तो यहाँ बच गया 40 इज इक्वल टू ये 1/5 मल्टीप्लाई में आर का स्क्वायर, इधर मल्टीप्लाई में ट्रांसफर करूंगा तो डिवाइड होकर चला जाएगा, तो ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 40 में, तो कितना हो गया 200 इज इक्वल टू आर का स्क्वायर, बट हमें तो आर की वैल्यू चाहिए, तो क्या हो जाएगा ये √200 का स्क्वायर, और इसके सारे फैक्टर्स फाइंड करके हमें लिखने पड़ेंगे, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 5, 2 मल्टीप्लाई 5, तो 2 2 बाहर आ जाएगा, और ऐसे 5 भी बाहर आ जाएगा, अंदर कौन बैठ गया 2, तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर इसको करूंगा तो 10√2, कौन सा हो जाएगा 10√2, ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऐसे ही करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 जो कि सर्कल चैप्टर से है, क्वेश्चन नंबर 16 जो कि सर्कल चैप्टर से है, तो क्या है, इन द गिवन फिगर PA इज अ टेंजेंट, PA, PA ये क्या है, टेंजेंट है, ये एक टेंजेंट है, समझ में आ गया, एन एक्सटर्नल पॉइंट P, जिसमें P क्या है, अपना एक एक्सटर्नल पॉइंट है, टू अ सर्कल विथ सेंटर O, एक सर्कल के साथ टच है जिसका सेंटर क्या है, O है, इफ POB एंगल POB ये दिया हुआ है 115, देन APO ये एंगल पूछ रहा है क्या होगा, ये एंगल हमें बताना है, और ऑप्शन है सामने, ये एंगल हमें बताना है। तो एक बार जरा इसको देखो कि यहाँ जो एंगल बनेगा टेंजेंट पे, अगर ये रेडियस है और ये टेंजेंट है, तो रेडियस और टेंजेंट क्या होता है इनके बीच, एंगल 90 का होता है, ये तो हमने पढ़ा था कि टेंजेंट के ऊपर, ये टेंजेंट के ऊपर रेडियस हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, तो ये तो 90 हो गया, और यहाँ अगर तुम ध्यान दो तो ये टोटल कितने का है एंगल, 180 का है, लीनियर पेयर एंगल, तो अगर ये 115 है तो ये कितना होगा, मैं बोलूंगा 180 में से माइनस कर लो 115, कितना आ जाएगा 65, तो ये एंगल मिल गया मुझे 65, ये एंगल 65 हो गया मेरा। अब ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180, तो इसको मैं बोल लेता हूँ ये x है, मैं बोलूंगा एंगल x प्लस 90 प्लस 65, तीनों का सम कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए, है ना। इन दोनों एंगल को मैं क्या कर लूंगा, ऐड कर लूंगा, तो एंगल x प्लस ये कितना हो गया 155,
5 इज इक्वल टू 180 प्लस का है दूसरी साइड ट्रांसफर कर दूंगा माइनस का हो जाएगा तो एंगल x इज इक्वल टू 180 माइनस 155 एंगल x माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा ये बताओ 25 कितना आ जाएगा 25 ऑप्शन कौन सा है ऑप्शन देखो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है अ काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 150 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड कि एक पतंग है एक काइट है जो ग्राउंड से 150 मीटर ऊपर उड़ रही है। मैं एक पेज ले लेता हूँ इसके लिए शायद नीड पड़े हमें। ठीक है तो यहाँ मैंने बोला वो काइट है और वो ग्राउंड से कितने ऊपर है 150 मीटर ऊपर है। ठीक है यहाँ वो काइट है। इट इज अटैच्ड टू अ स्ट्रिंग इंक्लाइंड एट द एंगल ऑफ 30 जो एक स्ट्रिंग के साथ बिल्कुल अटैच्ड है और ये एंगल कितने का बनाता है 30 का किसके साथ ग्राउंड के साथ हॉरिजॉन्टल तो ये एंगल हो गया। देन द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग तब इसकी लेंथ क्या होगी तो इसकी लेंथ को मैं h बोल लेता हूँ कि h होगी। अब सॉल्व करते हैं ये क्या है अपना परपेंडिकुलर और ये क्या हो गया h फॉर हाइपोटेनियस। अच्छा ये h फॉर हाइट है हाइट चलो लेंथ लिख लो डाउट हो जाएगा लेंथ हो गया। ठीक है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस दोनों आते किस में तो साइन में तो मैं लिखूंगा साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन एच। थीटा की वैल्यू 30 है तो यहाँ लिखूंगा साइन 30 इज इक्वल टू पी की वैल्यू 150 अपॉन में एच की वैल्यू क्या है लेंथ एल लिख लिया इसको। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 150 अपॉन में लेंथ क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा मैं तो 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 150 के साथ और लेंथ का 1 के साथ होगा तो ये और 150 का 2 में मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो गया 300 इज इक्वल टू लेंथ कितनी है 300 मीटर में दिया हुआ है तो मीटर। ऑप्शन नंबर कौन सा है ये ऑप्शन नंबर बी अपना बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा और यही एक नंबर और अपने हो जाते हैं पक्के। ऐसे ही करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18। नंबर 18 क्या बोल रहा है अ पीस ऑफ वायर 20 सेंटीमीटर बीइंग बेंट इनटू फॉर्म ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल। ठीक है कि 20 सेंटीमीटर के एक वायर है मेरे पास और ये सर्कल हो गया और सर्कल का क्या मैं बनाता हूँ आर्क बना देता हूँ इसे ये आर्क बना देता हूँ उससे ऑफ रेडियस जिसकी रेडियस कितनी है रेडियस दी हुई है द एंगल सबटेंडेड बाय आर्क द सेंटर ऑफ द सर्कल। अपने को क्या पता करना है सेंटर ऑफ द सर्कल मतलब थीटा की वैल्यू पता करनी है यार थीटा। अब ये आर्क वाली बात की है तो आपको पता है लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सर्कल क्या होता है लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सर्कल ये भी क्वेश्चन है एरिया रिलेटेड टू सर्कल से। तो क्या होता है आप सबको पता होगा कि 2 पाई आर मल्टीप्लाई थीटा अपॉन 360 लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सर्कल और ये किसके बराबर होगा लेंथ ऑफ आर्क कितना यूज किया है लेंथ कितनी यूज है उसकी 20 सेंटीमीटर तो ये वायर की लेंथ के बराबर होगा तो इसको मैं लिख लूंगा 20 और ये हो गया 2 मल्टीप्लाई पाई को पाई रहने दिया आर की वैल्यू क्या आ गई 60 अपॉन पाई तो आर की वैल्यू 60 अपॉन पाई दिया हुआ था ये इसको ले लिया मैंने मल्टीप्लाई थीटा पता नहीं है फाइंड करना है और ये हो गया 360। यहाँ देखो 0 से 0 गया 6 1 जा 6 6 जा पाई से पाई चला गया बचा क्या 20 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई ये तो सारा कट गया पार्ट बचा क्या थीटा अपॉन 6 तो ये भी कटेगा 2 1 जा 2 3 जा क्या हो गया ये 20 इज इक्वल टू थीटा अपॉन 3 1 रख के क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी 3 2 जा 6 60 डिग्री। क्या है ऑप्शन कौन सा है ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा इसमें। आओ करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। देखो जैसा कि बोला था कि क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20 दोनों मेरे क्या होंगे असर्शन और रीजनिंग बेस्ड होंगे। जैसा मैंने शुरू में स्टार्ट कराया था तो बोला था कि ये दोनों क्या होंगे
असर्शन एंड रीजनिंग के हो गए। तो असर्शन एंड रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें ये बातें पढ़नी पड़ती हैं, ये ऑप्शंस पढ़ने पड़ते हैं। चारों जो ऑप्शन दिया हुआ है पहले हमें ये पढ़ना पड़ता है। अब ये ऑप्शन है क्या, देखो, बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू, कि जब ए और बी दोनों ट्रू हों एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, और आर जो है ए को अच्छे से क्या कर रहा हो, एक्सप्लेन कर रहा हो, तो उस केस में ऑप्शन मेरा कौन सा होगा, ए होगा। दूसरा बोल रहा है बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर इज ट्रू, कि ए असर्शन और रीजन दोनों ट्रू हो बट रीजन आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए, कि आर ए को अच्छे से एक्सप्लेन ना कर पा रहा हो। इसमें दोनों सही होंगे और आर अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है, इसमें दोनों सही होंगे बट आर अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। थर्ड वाला क्या बोला, असर्शन ए इज ट्रू, कि असर्शन क्या है, सही है, बट रीजन क्या है, फॉल्स है, तो उस केस में क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। फोर्थ क्या है, असर्शन ए क्या होगा, फॉल्स होगा, असर्शन ए क्या होगा, फॉल्स होगा, और रीजन क्या होगा अपना, ट्रू होगा। तो उस केस में मैं ऑप्शन नंबर डी को सही करूंगा। तो अपना तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, असर्शन क्या है। 19 का असर्शन क्या है, देखो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ नंबर एट रैंडम फ्रॉम 1 to 20, अगर 1 to 20 में से मैं कोई भी नंबर अल्टरनेटली सेलेक्ट करता हूं तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, तो बिल्कुल ये अपना क्या है, फॉल्स है, ये अपना क्या है, फॉल्स है। ट्रू क्या होगा कि इसकी प्रोबेबिलिटी 1/20 होनी चाहिए, टोटल 20 थे और आने के चांस कितना है, 1 है, मतलब असर्शन वाला पार्ट अपना क्या है, असर्शन वाला पार्ट अपना फॉल्स हो गया। रीजन वाला पार्ट देखते हैं, फॉर एनी इवेंट ई, किसी भी इवेंट ई के लिए पी ऑफ इवेंट ई जो 1 होता है वो उसको ई को हम क्या बोलते हैं, श्योर इवेंट। बिल्कुल यार, ये अगर 1 आता है, प्रोबेबिलिटी 1 हो तो वो अपना क्या होता है, श्योर होता है। मतलब रीजन अपना क्या है, रीजन ये फॉल्स है, असर्शन फॉल्स, और रीजन क्या हो गया, ट्रू। ऐसा कब आ रहा है, देखो, ये फॉल्स, असर्शन फॉल्स, रीजन ट्रू, तो इसके अकॉर्डिंग अपना ऑप्शन नंबर डी, यहाँ के लिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट, डी हो जाएगा करेक्ट। आगे आता है, आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 20, असर्शन दिया हुआ है। असर्शन क्या है, इफ वी जॉइन टू हेमिस्फेयर, ठीक है, सेम रेडियस, दोनों का रेडियस सेम है, अलोंग देयर बेस वी गेट अ स्फीयर, अगर ये एक हेमिस्फेयर है और एक दूसरा ऐसा ही हेमिस्फेयर है, अगर दोनों को मैं ऐड कर दूं तो हमें पता है कि हमें क्या मिलता है, स्फीयर मिलता है ना, स्फीयर मिलता है। उसने बोला कि अगर दोनों को मैं ऐड कर लूं तो मुझे क्या मिलेगा, स्फीयर मिलेगा, ये भी बोल रहा है स्फीयर मिलेगा, तो भाई यार बात तो सही है, क्या मिलेगा, स्फीयर मिलेगा। मतलब असर्शन क्या है अपना, ट्रू है, असर्शन क्या है, ट्रू है। अब रीजन क्या बोल रहा है, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, कि जो टोटल सरफेस एरिया होता है एक स्फीयर का वो होता है 3πr², ये तो फॉल्स हो गया। क्यों, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर का स्क्वायर होता है, तो ये हो गया फॉल्स। ये कौन सा ऑप्शन आता है इसमें, जरा देखो, रीजन असर्शन अपना ट्रू हो, असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है, तो इसमें आएगा ऑप्शन, इसमें आ जाएगा ऑप्शन सी। तो हमने सेक्शन ए के सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, और तुमने अगर इतना कर लिया तो 20 मार्क्स तुम्हारे भी हो गए पक्के। और अगर कितने बच्चे चाहते हैं कि इस वायरल पेपर का मैं सेक्शन बी भी कराऊं, अगर हाँ तो कमेंट जरूर करना। अगर ज्यादा कमेंट आ गए और वीडियो पे 100 लाइक आ गए तो मैं इसका सेक्शन बी भी कराऊंगा। मिलते हैं पार्ट 2 में।